हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी ऐप पर। तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, हमारे काफी साथी लाइव भी आ चुके हैं। तो चलिए हम भी जुड़ जाते हैं क्लास से और देखते हैं कि कितने हमारे साथी लाइव आ चुके हैं। फटाफट क्लास चलिए चलिए दमयंती, अरविंद, टिंकी, सोलंकी, जिया राणा, मोनिका राव, सभी को जय हिंद, सरिता और भी हमारे सभी साथी गण। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्लास में मनोविज्ञान को पढ़ा, हमने शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ा, है ना। तो इसको हमने समझा। अब आज हम कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप करेंगे प्रीवियस क्लास से जो हमने आपको पढ़ाया था। सबसे पहला क्वेश्चन सभी को आंसर देना है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वुंट के द्वारा खोजी गई थी? मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए वुंट के द्वारा कौन सी अध्ययन प्रणाली खोजी गई थी? फटाफट बताइएगा। गुड इवनिंग रेणु जी, मोनिका जी, राज, सभी को आंसर करिएगा। अंतरदर्शन, टिंकी सोलंकी पहले क्वेश्चन की विजेता है। दूसरा क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए जो प्रयोगशाला बनी थी उस प्रयोगशाला को कहां पर बनवाया गया था? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को कहां बनवाया गया था? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को कहां बनवाया गया था? कोमल साहू दूसरे क्वेश्चन की विजेता है, कोमल साहू। चलिए थर्ड क्वेश्चन, व्यवहार शब्द को लेकर सबसे पहले कौन आया? व्यवहार शब्द को लेकर सबसे पहले कौन आया? व्यवहार शब्द को लेकर सबसे पहले कौन आया था? शिवाजी तीसरे क्वेश्चन की विजेता है शिवाजी। तीसरे क्वेश्चन की विजेता है शिवाजी। देखिएगा, पहला क्वेश्चन था मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए वुंट के द्वारा जो अध्ययन पद्धति खोजी गई थी वो थी अंतरदर्शन पद्धति। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी वो शिकागो में बनी थी। तीसरा क्वेश्चन था व्यवहार शब्द कौन लेकर आया? हमने व्यवहार बाद नहीं कहा था, हमने आपसे पूछा व्यवहार शब्द लेकर कौन आया था? मैकडूगल लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल की उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग देखने को मिला। मैकडूगल की पुस्तक, मैकडूगल की पुस्तक। आज तो बुधवार है, आज इंग्लिश की क्लास कहाँ से है? नहीं, बिल्कुल सही। कीर्ति का आंसर आया है बिल्कुल सही। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया। इससे पहले दमयंती ने भी साइकोलॉजिया दिया। बच्चा जो साइकोलॉजिया पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई ये आपको पता होगा, रुडोल्फ गाइकल के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पर हमने आपसे क्या पूछा था? यहाँ पर हमने आपसे पूछा कि मैकडूगल की पुस्तक का नाम क्या था? तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया। क्लियर? चलिए आज हम बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो अधिगम है। और अधिगम क्लास में अधिगम स्टार्ट करते हैं। अधिगम को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें बताना चाहते हैं। देखिएगा, अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती, ये जो क्वेश्चन थे बहुत कॉमन से क्वेश्चन थे, कठिन प्रश्न नहीं थे, फिर भी मोस्टली हमारे साथियों के क्वेश्चन गलत भी हुए और व्यवहार वाला तो क्वेश्चन बहुत ही लोगों का गलत हुआ। हमने कम से कम 10 से 12 लोगों के कमेंट पढ़े होंगे, तब आंसर सबसे पहले जो आया था सही आंसर वो शिवाजी का था।
तो मतलब शिवाजी की माँ का था, ठीक है, मेरे लिए तो शिवाजी का ही था। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं अधिगम। देखिएगा अधिगम क्या होता है, तो अगर हम अधिगम की बात करें, हम अधिगम का संकुचित अर्थ समझते हैं कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का क्या अर्थ होता है? सीखना होता है, यही तो समझते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना। तो यहाँ पर अगर हम अधिगम की बात करें, अधिगम को सीखना कहते हैं। इसी को मेरे साथियों अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में इसी को लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। इंग्लिश में इसको लर्निंग कहते हैं, यानी अधिगम को सीखना कहते हैं। और इसी का इंग्लिश वर्जन जो होता है यानी अंग्रेजी रूपांतर जो होता है वो लर्निंग कहते हैं, इसको लर्निंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अधिगम का जो अर्थ सीखना है, अधिगम का अर्थ जो सीखना है वह साथियों संकुचित अर्थ है। संकुचित अर्थ समझते हो? संकुचित का मतलब होता है सिमटा हुआ। अधिगम का अर्थ अगर हम देखें तो सीखना जो है ना वो सिमटा हुआ है, वो सिमटा हुआ है, व्यापक नहीं है। आज जो लर्निंग है, आज जो अधिगम है उसका अर्थ बदल चुका है। आज लर्निंग का अर्थ, आज अधिगम का अर्थ बदल चुका है। जो कि पहले अधिगम यानी लर्निंग जो पहले हुआ करता था, उस लर्निंग का अर्थ होता था सीखना, उस अधिगम का अर्थ होता था सीखना। यानी जो सीखना था वो एक संकुचित अर्थ है कि हमें कोई चीज आती नहीं, हमने सीख लिया, तो वह इसका छोटा सा रूप है, छोटा सा रूप। अगर हम अधिगम की व्यापक प्रणाली को देखें, अगर हम इसका व्यापक अर्थ देखें तो अधिगम का अर्थ होता है, अधिगम का अर्थ होता है, अगर हम व्यापक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। तो अधिगम क्या है? अधिगम है सीखना। अधिगम क्या है? सीखना। छोटे रूप में अधिगम सीखना, छोटे रूप में अधिगम सीखना, व्यापक अर्थ में व्यवहार में परिवर्तन। तो अगर व्यापक अर्थ देखा जाए, व्यापक अर्थ क्या होता है? व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन, और संकुचित अर्थ होता है, संकुचित अर्थ की अगर हम बात करें तो संकुचित अर्थ में हम इसको कहते हैं सीखना। यानी सीखना छोटा रूप है, सीखना छोटा रूप है। लेकिन अगर बड़े रूप की बात करें तो बड़े रूप को हम क्या कहेंगे? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन यानी अगर किसी का व्यवहार कुछ और होता है और हम धीरे धीरे क्या करते हैं, उसमें बदलाव कर लेते हैं, नई चीजों को सीख जाते हैं और हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। बस व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है, व्यवहार परिवर्तन ही सीखना है। तो सीखना का अगर संकुचित अर्थ देखा जाए तो संकुचित अर्थ होता है सीखना, अधिगम का संकुचित अर्थ होता है सीखना। अगर व्यापक अर्थ की बात करें तो व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। किसी के व्यवहार में अगर परिवर्तन आया है तो यानी वो सीख रहा है। सपोज करिए जब आपको सब्जेक्ट नहीं आता था, जब आपको सब्जेक्ट नहीं आता था तो आप क्या करते थे? रटते थे, सीखते थे। लेकिन जब आपने इसका अधिगम कर लिया, इसको आपने ग्रहण कर लिया, एक तो रटा होगा, तो जो आपने रटंती विद्या लगाई है ना वो आपने सीखा नहीं है, वो तो आपने रट्टाफिकेशन कर लिया। लेकिन जब आपने चीजों को सीखा, जब आपने चीजों को सीखा, अधिगम किया, धीरे धीरे उसको अपने व्यवहार में लाए तो आपका व्यवहार परिवर्तित हो गया। अब आपको रटना नहीं पड़ता है, जैसे ही चीजें आपके सामने आती है आपसे स्वतः हो जाती हैं। तो व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये इसका विस्तार वाला रूप है और सीखना छोटा रूप है, सीखना छोटा रूप है। तो अगर आपसे पूछा जाए अधिगम क्या है तो अधिगम सीखना है। हिंदी में अधिगम को हम सीखना कह सकते हैं
और अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में इसको लर्निंग कहते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने कहा इसका व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। बड़ा रूप होता है व्यवहार में परिवर्तन, और हम लोग क्या करते हैं, संकुचित रूप पर ही आमादा रहते हैं। तो इसका व्यापक अर्थ क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में बदलाव। अच्छा, अब अगर हमें अधिगम करना है, अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो किन कारणों से होगा। देखिएगा, अगर अधिगम यानी व्यवहार में परिवर्तन 3 कारणों से होता है, अगर व्यवहार में परिवर्तन 3 कारणों से होता है तो ही अधिगम है, अन्यथा नहीं। ये आपके ये वाला जो है ना, ये वाला सेगमेंट, ये पेपर में पूछा जा चुका है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। कहता है कि किस कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, किन कारणों से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। तो याद रखना, सिर्फ 3 कारणों से, सिर्फ 3 कारणों से अगर आपका व्यवहार बदलता है तो अधिगम है, तो अधिगम है, अन्यथा नहीं। 3 कारणों से अगर आपके व्यवहार में बदलाव होता है तो अधिगम है, अन्यथा नहीं। किस कारण से? तो सबसे पहले आता है वो है अनुभव। अगर आपने किसी चीज का अनुभव किया, अनुभव के बाद अगर आपका व्यवहार परिवर्तित हुआ तो अधिगम है। अगर अधिगम के बाद यानी अनुभव के बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो अधिगम है। अनुभव के बाद अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो अधिगम है। अनुभव के बाद अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो अधिगम है। पहली बात सीख ली। दूसरी हम बात करते हैं, अगर प्रशिक्षण के कारण आपके व्यवहार में बदलाव हुआ तो अधिगम है। अगर प्रशिक्षण के कारण आपके व्यवहार में बदलाव हुआ तो अधिगम है। तो पहले हमने क्या कहा, अगर अनुभव के कारण, अगर प्रशिक्षण के कारण और अभ्यास के कारण। अगर अनुभव के कारण, अगर प्रशिक्षण के कारण, अगर अभ्यास के कारण आपके व्यवहार में बदलाव हुआ तो अधिगम है। 3 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर पूछा जाए किस कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है तो सिर्फ 3 कारण हैं, अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण व्यवहार में बदलाव हो रहा है तो अधिगम है, अन्यथा नहीं। मान लीजिएगा व्यवहार किस किस कारण बदलाव होता है। आप अगर बीमार पड़ जाते हो, जब आप बीमार पड़ जाते हो तब भी आपका व्यवहार बदल जाता है, लेकिन अधिगम नहीं है। आप चिड़चिड़े हो जाते हो, बिना वजह गुस्सा करने लगते हो, व्यवहार बदला, लेकिन अधिगम नहीं है। जब आप थक जाते हो यानी जब आप थकान आपको आ जाती है, इस कारण भी आपका व्यवहार बदल जाता है, अधिगम, तो ये अधिगम नहीं है। मैं भी थक जाती हूँ, मेरा भी व्यवहार बदल जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बिना वजह से, बिना वजह गुस्सा करने लगते हैं, कभी कभी बिना वजह से पता नहीं क्या का क्या बोल दे, तो ये हमारा अधिगम नहीं है। क्यों? क्योंकि थकान की वजह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, थकान के कारण हमारा व्यवहार बदला, लेकिन अधिगम नहीं होगा। तो अगर बीमारी के कारण आपका व्यवहार बदले तो अधिगम नहीं, थकान के कारण अगर आपका व्यवहार बदले तो अधिगम नहीं। परिपक्वता के कारण भी व्यवहार बदलता है, परिपक्वता के कारण भी व्यवहार बदलता है। देखिएगा, जब बच्चा छोटा होता है जिद करता है, आप भी छोटे होंगे या आपके बच्चे छोटे होंगे, ठीक है, बहुत जिद्दी होते हैं, नहीं मुझे ये चाहिए तो मम्मा चाहिए, कहते हैं ना, मुझे चाहिए तो चाहिए। अगर उनको चंद्र खिलौना चाहिए तो चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं, वो समझने लगते हैं, बच्चों के खिलौने हैं, आप मांगो नहीं देंगे, बच्चों के जो खिलौने होते हैं आप मांगो नहीं देंगे, है ना। और अगर आप छीन लो तो रोने लगते हैं, अगर आप छीन लो तो रोने लगते हैं। नहीं, आप लोगों पर नहीं आता है, आप लोगों पे गुस्सा करते हैं, बताओ आप लोगों पे गुस्सा करते हैं, आज तक की है।
हाँ, समझ सकते हो किस पे आता होगा। हम 2 ही लोग घर में रहते हैं, ठीक है? तो सर के ऊपर तो खैर गुस्सा कर नहीं सकते, ये तो बात आप जानते होंगे, क्योंकि सर तो हमसे ज़्यादा गुस्सा करते हैं। सर पे तो गुस्सा कर नहीं सकते। अच्छा आप बताओ, हम आप लोगों पे कभी गुस्सा किए हैं? चाहे कितने भी थके हों, आप बताओ जितने भी थके हों, कभी हमने आप पर गुस्सा किया? आप पर गुस्सा कब करते हैं? जब अगर किसी ने खामखा कोई उल्टा-सीधा कमेंट किया तभी गुस्सा करते हैं। कभी किया, कभी नहीं किया। आपको हमेशा कितने भी थके हों, कितना भी कुछ हो, लेकिन हमेशा जब पढ़ाने आते हैं ना तो हँस के ही पढ़ाते हैं, कभी नहीं गुस्सा करते हैं। और सर के ऊपर तो कभी गुस्सा कर ही नहीं सकते। एक बात बताओ, जिसको खुद ही इतना गुस्सा आता है, उस पर हम गुस्सा कैसे कर सकते हैं? है बात कि नहीं? अब चलिए, अब गुस्सा किस पर आता है ये बात मत जानो, क्या फ़ायदा जान के। अपने ही ऊपर आता है और किसी पर नहीं आता है। चलिए, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, बीमार। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। ये व्यवहार तो बदला, यानी व्यवहार में परिवर्तन तो आया लेकिन अधिगम नहीं है। थकान, थक गए, थक के कारण कभी-कभी गुस्सा आता है, ठीक है? गुस्सा आता है, तो जब गुस्सा आता है तो इधर की सामान उधर की सामान इधर मतलब गिरा देते हैं, फेंक देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर उनको समेट के फिर रख देते हैं। तो ये क्या है, थकान के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, लेकिन क्या अधिगम है? नहीं है। क्या अधिगम है? नहीं है। यहाँ पर क्या कहता है, परिपक्वता, यानी जब हमें समझ आ गई, हम परिपक्व हो गए, पक गए। जैसे धीरे-धीरे बच्चे बड़े हो गए, आप भी जब छोटे होगे तो आपसे अगर आपकी कोई चीज़ ले लेता होगा, आप नहीं देते होगे। धीरे-धीरे बड़े हो गए, अब अगर कोई चीज़ छीनता है तो आप रोते नहीं हो, उससे भी छीन लेते हो। तो इसका मतलब है दे देते हो। तो ये क्या हुआ, अब आप पक गए हो, आप में परिपक्वता आ गई है। देखिए, तो यहाँ पर अगर परिपक्वता के कारण आपका व्यवहार बदलता है, तो आपके व्यवहार में तो परिवर्तन आया लेकिन अधिगम नहीं हुआ, आपने कुछ सीखा नहीं। बीमारी के कारण आप कुछ नहीं सीखोगे, थकान में भी कुछ नहीं सीखोगे, परिपक्वता से कुछ प्रतिशत आप जब बड़े हो जाते हो ना तो आपका व्यवहार बदलता है, लेकिन उससे सीखते नहीं हो। धीरे-धीरे आपके अंदर समझ विकसित होने लगती है। तो बीमारी के कारण, थकान के कारण, परिपक्वता के कारण, संवेगों के कारण, संवेगों की प्रगाढ़ता के कारण, संवेगों के कारण, यही याद रखिएगा, संवेगों के कारण। संवेग कभी-कभी हमें उग्र बहुत ज्यादा बना देते हैं, कभी-कभी हम बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं, कभी-कभी हम बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, कभी-कभी हम बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं ना। तो जो भी होते हैं, ठीक है, वो हम संवेगों के कारण होते हैं, या हमारे व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ लेकिन अधिगम नहीं किया, अधिगम नहीं किया। तो याद रखना, सिर्फ इन 3 कारणों से अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो अधिगम है। मान लीजिएगा, जब आपने टीचिंग की होगी, आपको पढ़ाना नहीं आता होगा, पढ़ाना आता था, नहीं आता, इसीलिए बीएड बीटीसी करवाई जाती है। तो जब बीएड बीटीसी करवाई जाती है तो आपको क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। तब आपको आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है ना, तो वो अनुभव, आपको अनुभव कराया जाता है कि आपको कैसे पढ़ाना है। पहले, इससे पहले एक प्री टीचिंग होती है, टीचिंग कराई जाती है, तो ये आपको अभ्यास कराया जाता है। पहले आपको अभ्यास अभ्यास कराया गया, प्रशिक्षण दिया गया अनुभव के माध्यम से, तो इसके माध्यम से आपके व्यवहार में परिवर्तन लाया गया, और ये सब कुछ अधिगम है। आपने सीखा कि हमको बच्चों को कैसे समझना है, हमें बच्चों को कैसे डील करना है, बच्चों के सामने हमें कैसे जाना है, तो ये सब आपको क्या कराया गया, सिखाया गया, यानी आपको अधिगम कराया गया। आपने अधिगम कर लिया, आपने अधिगम कर चुके। तो बीएड बीटीसी में आप जब भी आपका अधिगम आए तो आप अपना बीएड याद करना, सबसे पहले प्रशिक्षण, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव, अधिगम है। थक जाएं कोई अधिगम नहीं, बीमार हो जाएं कोई अधिगम नहीं, बड़े हो जाएं कोई अधिगम नहीं, संवेगों की उथल पुथल हो कोई अधिगम नहीं। क्लियर, बात समझ में आ गई। और इसमें हमने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहले जो व्यवहार शब्द था, सबसे पहले व्यवहार शब्द किसने दिया, व्यवहार शब्द किसने दिया, तो व्यवहार शब्द सबसे पहले मैकडूगल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, मैकडूगल के द्वारा दिया गया। और व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान लेकर कौन आए,
तो व्यवहार का विज्ञान लेकर वाटसन आए थे, व्यवहार का विज्ञान लेकर वाटसन आए थे। ठीक है, दोनों चीजें याद रखना। अगर पूछा जाए व्यवहारवाद किसने दिया, तो व्यवहारवाद भी वाटसन ने दिया। व्यवहार का विज्ञान लेकर कौन आए, वो भी वाटसन आए। लेकिन व्यवहार शब्द को लेकर कौन आया था, मैकडूगल आए थे। व्यवहार शब्द को लेकर कौन आया था, मैकडूगल आए थे। तो अधिगम का शब्द परिचय, अधिगम क्या है, अधिगम का परिचय कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अधिगम की परिभाषाएं। अधिगम देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें अधिगम की परिभाषा में स्किनर ने कहा है उत्तरोत्तर अनुकूलन। स्किनर महोदय ने कहा था कि उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है, उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। यानी इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा व्यवहार का उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको याद कैसे करना है। नर के पास क्या होता है, नरी होता है जो उतर जाता है, चढ़ जाता है। वैसे बंदर भी बहुत अच्छा चढ़ते हैं। यहाँ पर याद रखना उत्तरोत्तर यानी एक के बाद एक। तो जो नर यानी जब मनुष्य हुआ तो मनुष्य कहाँ से आया, पहले मनुष्य बंदर होता था, चिंपैंजी होता था, गोरिल्ला या चिंपैंजी हुआ करता था। धीरे धीरे क्या हुआ, उत्तरोत्तर अनुकूलन होता गया और आ गया मानव। तो यहाँ पर जो स्किनर की डेफिनेशन है, स्किनर ने डेफिनेशन दी है उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। इन्होंने डेफिनेशन क्या दी, उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। ये डेफिनेशन किसकी है, स्किनर की। दूसरा गिलफोर्ड, ये डेफिनेशन पूछी गई थी इससे पहले। अभी जो टेट हुआ था ना, इससे पहले जो टेट हुआ था उसमें गिलफोर्ड की डेफिनेशन पूछी गई थी। गिलफोर्ड ने क्या कहा, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। ये किसने कहा था, गिलफोर्ड ने कहा था। गिलफोर्ड ने क्या कहा, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। ये किसने कहा था, गिलफोर्ड ने कहा था। अगला तीसरा गेट्स। ये तीन डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। हर एक पेपर में मतलब कह सकते हैं मोस्टली पेपर में आपको देखने को मिलती हैं। अब गेट्स महोदय ने क्या कहा, गेट्स यानी गेट से कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया। गेट का मतलब दरवाजा है ना, ये बड़े बड़े दरवाजे लगे होते हैं। कभी आप डाइट जाओ तो डाइट में देखना ये बहुत बड़े बड़े गेट लगे होते हैं। डाइट में जब आप जाते हो ना तो बहुत बड़े बड़े गेट होते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर आपको याद रखना डाइट में क्या दिया जाता है, आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। डाइट में क्या होता है, प्रशिक्षण ही तो चलता है, लिखा होता है प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र है ना, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो यहाँ पर गेट्स की अगर हम बात करें तो गेट्स ने अपनी डेफिनेशन में प्रशिक्षण और अनुभव किसकी बात की है, प्रशिक्षण और अनुभव, प्रशिक्षण एवं अनुभव, प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। प्रशिक्षण और अधिगम, प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। एक बात बताओ, डाइट कौन कौन गया है, डाइट कौन कौन गया है, मोस्टली सभी लोग गए होंगे डाइट। कुछ लोग तो अपना वो कहते हैं वो नहीं क्या मार्कशीट लेने गए होंगे, तो कुछ लोगों ने तो बीटीसी की होगी तो वो लोग भी गए होंगे, और बीएड वाले भी गए होंगे। ठीक है, तो जब आप डाइट गए होंगे, मोस्टली डाइट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो डाइट होती है ना बहुत ज्यादा जगह में बनी होती है, और उसका जो गेट होता है ना बहुत दूरी पे लगा होता है, बहुत बड़ा सा होता है, और वहां पर क्या चलता है, प्रशिक्षण चलता है। तो गेट्स का प्रशिक्षण, गेट का संबंध प्रशिक्षण से, गेट का संबंध प्रशिक्षण से। तो याद रखिएगा
अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। प्रशिक्षण एवं अनुभव के माध्यम से व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। क्लियर? अब देखिएगा आगे, यहां पर क्रो एंड क्रो किसकी बात कर रहे हैं? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो का मतलब समझते हो? क्रो एंड क्रो ने कहा है अभिवृत्ति आदत एवं ज्ञान का अर्जन। क्या कहा इन्होंने? क्रो एंड क्रो ने कहा कि अभिवृत्ति आदत एवं ज्ञान का अर्जन अधिगम है। अभिवृत्ति आदत एवं ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। ये डेफिनेशन थोड़ी कठिन है, बाकी ये सारी बहुत सरल है। और ये तीन तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों, स्किनर की, गिलफर्ड की, गेट्स की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 1 साल के अंतर पर ये डेफिनेशन पूछी गई है। कई बार स्किनर की पूछी जा चुकी है, गिलफर्ड की भी पूछी जा चुकी है, गेट्स की भी पूछी जा चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये नहीं पूछी गई, क्रो एंड क्रो की नहीं पूछी गई। तो अगर हम बात करें क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? अभिवृत्ति। क्या कहा? अभिवृत्ति। दूसरी कहा है आदत एवं ज्ञान का अर्जन। क्या कहा है? अभिवृत्ति आदत और ज्ञान का अर्जन। अब यहाँ पर आप याद कैसे करोगे? तो भैया देखिए, जो कौआ होता है, आपने देखा होगा आपके घर पे कोई आने वाला हो तो कौआ बोलता है कि नहीं बोलता है? घर में अगर दादी मम्मी होंगी तो जब कौआ बोलता है तो कहते हैं आज कोई आने वाला है। कैसे पता चला? कौआ बोल रहा है। तो कौआ से आपको याद रखना है क्रो एंड क्रो। कौआ आपको अधिगम कराता है, कौआ आपको सिखाता है। क्या सिखाता है? बोल बोल के सिखाता है, और सिखाता है कि आज कोई आने वाला है। क्या सिखाता है? कि आज कोई आने वाला है। कौए ने क्या सिखाया? आपको अधिगम कराया, ये सिखाया कि आज कोई आने वाला है। आज का मतलब ए फॉर अभिवृत्ति, ए फॉर अभिवृत्ति, ए फॉर आदत, और जे फॉर हो गया ज्ञान। या ऐसे कर लो, आगे कर लो, तो इससे क्या हुआ? ज्ञान हो गया। तो कौए ने हमें क्या ज्ञान कराया? आज कोई आने वाला है। अभिवृत्ति आदत और ज्ञान, अभिवृत्ति आदत और ज्ञान। तो ये साथियों डेफिनेशन है कुछ। आगे लिखिए, आगे देखिएगा। वुडवर्थ ने कहा विकास की प्रक्रिया। क्या कह दिया? विकास की प्रक्रिया। दूसरा इन्होंने कहा नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया। नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रिया। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया का अर्जन ही अधिगम है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। किसने कहा? वुडवर्थ ने। किसने कहा? वुडवर्थ ने। तो ये साथियों अधिगम की कुछ परिभाषाएं थी। अब आप सभी लोग थोड़ा लिपिबद्ध कर लीजिएगा, फटाफट कॉपी निकालिएगा और लिखिएगा। सभी लोग तैयार हैं लिखने के लिए? नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रिया। चलिए लिखिएगा सभी लोग। देखिएगा, सबसे पहले यहां पर लिखिएगा अधिगम। अधिगम को हम क्या कहते हैं? और लर्निंग। अधिगम का अर्थ, अधिगम का संकुचित अर्थ, अधिगम का संकुचित अर्थ है सीखना, और अधिगम का व्यापक अर्थ है
व्यापक है व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम को लर्निंग कहते हैं। इसका संकुचित अर्थ होता है सीखना और व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यापक अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि व्यवहार शब्द को सबसे पहले कौन लाया और परिवर्तन क्या है, यानी बदलाव। आगे लिखिएगा। अगला अगर हम बात करें तो व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन के कारण, व्यवहार में परिवर्तन के कारण क्या व्यवहार में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं? व्यवहार में परिवर्तन के कारण अधिगम होता है। ऐसे लिखो इसको थोड़ा बदल के, अधिगम, अधिगम के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम के कारण व्यवहार में परिवर्तन जो होता है उसके कारण कौन कौन से हैं? अधिगम के कारण जिनके कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है वो 3 कारण है। 3 कारण कौन कौन से हैं जल्दी से बताइएगा। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहला होगा अनुभव। अगर आपने अनुभव किया है तो वह आपको, वो आपका, जैसे आप किसी चीज को सीखते हो, अगर आपने वो चीज फील कर ली, महसूस कर ली, जैसे सर कहते हैं ना, मैथ को फील करो, महसूस करो, जियो, खेलो, है ना, तो वो क्या है? वो अनुभव है। यानी आपने उसे अगर खुद फील कर लिया तो आपके रूह में समा जाएगी, फिर नहीं निकलेगी। तो वह अनुभव है। ठीक है। दूसरा क्या है? अनुभव के बाद जो दूसरा आता है, दूसरा आता है प्रशिक्षण। क्या है? प्रशिक्षण है। यानी इसको आपने क्या किया? उसका आपने प्रशिक्षण लिया, किसी दूसरे के द्वारा उसको सीखा है, तो वह आपका क्या है? प्रशिक्षण है। और तीसरा क्या है? आपने उसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की कि अब वो आपके अंदर ही समा गया। तो 3 कारण, या तो आपने स्वयं उसको फील किया, या किसी दूसरे से आपने सीखा, या आपने खुद ही उसका इतना ज्यादा अभ्यास किया कि वो चीज आपको आ गई। तो इस कारण अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तो ही अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन 3 कारण से अगर हो रहा है तो अधिगम है, तो अधिगम है। लिखिएगा, आगे लिखिएगा। अगर थकान, बीमारी, परिपक्वता के कारण सांवेगिक विकास के कारण व्यवहार में बदलाव अधिगम नहीं है। अधिगम नहीं है। अगर थकान हो रही है, बीमारी हो रही है ना, परिपक्वता हो रहा है, सांवेगिक विकास हो रहा है, तो इसके कारण अगर आपके व्यवहार में बदलाव हो रहा है तो अधिगम नहीं है, तो उसको अधिगम नहीं कहा जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अधिगम की परिभाषाएं सभी लोगों ने लिख लिया? सभी लोगों ने लिख लिया? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली डेफिनेशन किसकी है? सबसे पहली डेफिनेशन स्किनर की ही लिखते हैं। स्किनर ने क्या कहा था? तो स्किनर ने अनुभव और प्रशिक्षण, जो स्किनर ने अपनी डेफिनेशन में 2 शब्दों का यूज किया है, अनुभव और प्रशिक्षण। क्या कहा है? स्किनर महोदय ने कहा है कि व्यवहार में परिवर्तन अनुभव के द्वारा हो रहा है।
स्किनर महोदय ने क्या कहा, स्किनर महोदय ने कहा व्यवहार में, हाँ स्किनर महोदय ने कहा था चिंपैंजी था, चिंपैंजी के बाद मानव आया, यानी उत्तरोत्तर अनुकूलन हुआ। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, व्यवहार में उत्तरोत्तर, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है, ये वाले पूरी लाइन क्लियर। दूसरी अगर हम बात करें तो गेट्स क्या अनुभव और प्रशिक्षण था, गेट था ना, गेट में कहीं अंदर गए तभी तो प्रशिक्षण शुरू हुआ था। तो दूसरी डेफिनेशन हम बात करते हैं गेट्स महोदय की, किसकी, गेट्स महोदय की। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा अर्जित ज्ञान अधिगम है, क्लियर। तीसरी डेफिनेशन, वुडवर्थ नवीन प्रक्रियाओं, नवीन ज्ञान का अर्जन व नवीन ज्ञान का अर्जन अधिगम है। क्या कहा, वुडवर्थ ने कहा नवीन ज्ञान, यानी इन्होंने जो बताया वुडवर्थ ने, तो कहा नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है, क्लियर। अब हम बात करते हैं अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा अर्जित ज्ञान अधिगम है, ज्ञान का अर्जन अधिगम है। देखिएगा यहाँ पर अनुभव प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित ज्ञान यानी ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रश्न जैसे पूछा जाए वैसे आपको डेफिनेशन बतानी है। तो स्किनर हो गए, गेट्स हो गए, वुडवर्थ हो गए। वुडवर्थ ने एक और डेफिनेशन दी थी, वुडवर्थ की पहली डेफिनेशन तो ये है, दूसरी डेफिनेशन वुडवर्थ ने क्या दी थी, जल्दी से बताओ, कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्या कहा था, सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, क्लियर। अगला घनघोर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसकी, गिलफर्ड की, किसकी, गिलफर्ड की। गिलफर्ड ने क्या कहा था, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है, ठीक है। अगला है मेरे साथियों क्रो एंड क्रो, किसकी है, क्रो एंड क्रो का याद आया, आज, ठीक है। और गेट्स का याद रखना, डाइट, ठीक है। और स्किनर का याद रखना, चिंपैंजी, ठीक है, ये याद रखना। अब देखिएगा यहाँ पर क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, कौए थे, कौए क्या कह रहे थे, हमें बता रहे थे कि आज कोई आने वाला है, यानी आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन,
और ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। क्लियर? जहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साथी एक और महोदय हैं जिनका नाम है आइजैक। खैर इनकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग लिख रहे हैं तो आइजैक महोदय की भी लिख लो। जहां पर लिख लीजिएगा आइजैक, तभी हमने आइजैक की आपको बताई नहीं। देखिएगा, आइजैक ने अपनी डेफिनेशन में नवीन प्रक्रियाओं को स्थान दिया था। ठीक है, नवीन प्रक्रियाओं और परिवर्तन को स्थान दिया था। कहा था नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत, नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया अधिगम। तो क्या कहा? नवीन व स्थायी परिवर्तन, नवीन व स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया अधिगम है। सीखने की प्रक्रिया अधिगम है। क्लियर? जिसमें से IMP यानी ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वुडवर्थ, गेट्स IMP हैं और भैया स्किनर भी IMP है। क्लियर? ये डेफिनेशन तो आपको 100% याद ही करनी है। गिलफर्ड, गेट्स, स्किनर और क्रो एंड क्रो। क्लियर? यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? लिख लिया आप सभी ने? सभी का नोट हो गया? सभी ने लिख लिया? हो गया सभी का? क्लियर है? पूरा है? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो समय हो रहा है वो समय ने आपकी घंटी बजा दी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज आगे समझाएंगे, आगे हमें पढ़ाना था अधिगम के पक्ष, लेकिन अगर पढ़ाएंगे तो समझाने में ही समय नहीं रहेगा, समझाने के लिए नहीं रहेगा, तो फिर लिखाएंगे कैसे? तो यहाँ पर थोड़ा हम अधिगम की परिभाषाओं को फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। सभी लोग बताइएगा गेट्स की डेफिनेशन, जल्दी से बताइएगा। गेट किसका गेट? डाइट का गेट। और डाइट में क्या होता है? प्रशिक्षण। जैसे ही गेट की परिभाषा आई, क्या याद रखना है? डाइट का गेट याद रखना है। और डाइट में क्या होता है? प्रशिक्षण और अनुभव, यानी प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा अर्जित ज्ञान ही अधिगम है। ठीक है, बात समझ में? देखिएगा, आपने ये देखा होगा कि हम पहले पढ़ाते हैं, फिर लिखते हैं, फिर लिखते हैं, फिर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार लिखने से चीजें स्थायी हो जाती हैं, अभ्यास करने से। अभी आपने पढ़ा कि अधिगम स्थायी कैसे होता है? अगर हम बार बार अभ्यास करते हैं तो हो गया। दूसरी अगर हम बात करें स्किनर से आपको क्या याद रखना है? चिंपैंजी से मानव का जन्म हुआ, यानी उत्तरोत्तर अनुकूलन। क्या? उत्तरोत्तर अनुकूलन। उत्तरोत्तर अनुकूलन क्या याद रखना है? उत्तरोत्तर अनुकूलन। आप लोग आंसर नहीं देते, इससे पहले हम ही आंसर दे देते हैं। बहुत अच्छे दमयंती। उत्तरोत्तर अनुकूलन, उत्तरोत्तर अनुकूलन। ठीक है, तो गेट हो गए, स्किनर हो गए। तीसरा गिलफर्ड, यानी गिलफोर्ड, हम गिलफर्ड ही बोलते हैं। गिलफर्ड ने क्या कहा? व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन। किस कारण? व्यवहार के कारण। व्यवहार के कारण अगर व्यवहार में परिवर्तन हुआ है तो अधिगम है।
व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। ठीक है, फिर इसके बाद चौथी परिभाषा क्या थी? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला था? बोला था आज कोई आने वाला है, यानी अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, आदत और ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। ठीक है, पांचवा की बात करें हम, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा? सीखना विकास की प्रक्रिया है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन अधिगम है। वुडवर्थ, वुडवर्थ ने क्या कहा? देखिएगा, वुड और वर्थ दो है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। क्लियर? तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। तो मिलते हैं कल फिर से इसी समय। अब इस समय तो नहीं मिलेंगे 3 दिन, क्योंकि ये मनोविज्ञान की क्लास होती है। अब जो बचे हुए 3 दिन है उसमें आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। तो आज की क्लास कैसी लगी वो आप हमें तो बताएंगे नहीं, क्योंकि हम तो क्लास भी बंद कर देंगे। वो आप YouTube पे बताना कि आपको कल की जो क्लास हो जीएस की क्लास में आप बताइएगा, या हिंदी की क्लास, जिसकी भी क्लास हो, कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अधिगम जो आज तक आपने पढ़ा वो चीजें आपको याद हुई कि नहीं हुई, हिंदी की तरह संस्कृत की तरह दिमाग में छपी या नहीं छपी, ये आप अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। ये कहो तो मतलब